नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लिसनिंग पैड पर। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक डेस्क, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों के विचारों और सीख को सरल और एंगेजिंग हिंदी ऑडियो बुक के रूप में आपके सामने लाते हैं। आज की ऑडियो बुक है द लीन स्टार्टअप, एक ऐसी किताब जो स्टार्टअप शुरू करने, गलतियों से सीखने और अनिश्चितता के बीच सही फैसले लेने का एक बिल्कुल अलग नज़रिया देती है। इस किताब का मूल विचार बहुत सरल है। अंधी मेहनत करने के बजाय जल्दी सीखिए। हर आइडिया को टेस्ट कीजिए, कस्टमर की प्रतिक्रिया सुनिए, डेटा से सीखिए। ज़रूरत पड़ने पर अपनी दिशा बदलिए और जो काम कर रहा है उसे आगे बढ़ाइए। इस सफ़र में हम समझेंगे कि बिल्ड, मेजर, लर्न, MVP, इनोवेशन अकाउंटिंग, पिवट और परसिवियर जैसे विचार वास्तव में कैसे काम करते हैं और क्यों स्टार्टअप की सफलता सिर्फ एक शानदार आइडिया पर निर्भर नहीं करती। तो आराम से बैठिए, ध्यान से सुनिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको सिर्फ स्टार्टअप के बारे में नहीं, बल्कि सीखने, प्रयोग करने और सही तरीके से आगे बढ़ने के बारे में भी एक नया नज़रिया दे सकती है। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट अध्याय 1, स्टार्टअप का असली मतलब। कल्पना कीजिए, एक अंधेरा कमरा है, लैपटॉप की स्क्रीन जल रही है, रात के 2 बज रहे हैं और एक युवा अकेला स्क्रीन को घूर रहा है। उसके दिमाग में एक आइडिया है, एक सपना है, एक उम्मीद है। वह सोच रहा है, अगर यह आइडिया चल गया ना तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं नौकरी छोड़ दूंगा, लोग मेरा नाम जानेंगे, पैसे आएंगे, सम्मान मिलेगा और आज़ादी मिलेगी। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक सवाल चुपचाप बैठा है, अगर फेल हो गया तो? यहीं से शुरू होती है निस्बत लीन स्टार्टअपनेस की कहानी। यह किताब सिर्फ स्टार्टअप्स के बारे में नहीं है। यह असल में फेलियर के डर, गलत फैसलों, अंधी मेहनत और उन सच्चाइयों के बारे में है जिन्हें हम अक्सर देखना नहीं चाहते। एरिक रीस यह किताब इसलिए नहीं लिखते कि आप एक और मोटिवेशनल कोट सुन लें। उन्होंने खुद स्टार्टअप फेलियर का स्वाद चखा है और उसी अनुभव से उन्होंने एक ऐसा तरीका विकसित किया जो आज दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स को सिखाता है कि कम नुकसान के साथ जल्दी कैसे सीखा जाए। हमारे यहाँ एक कहावत है, मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। लेकिन एरिक रीस एक कदम आगे जाकर पूछते हैं, अगर आप गलत चीज़ पर मेहनत कर रहे हो तो? सोचिए, आप रोज़ 12 से 14 घंटे काम कर रहे हैं, वीकेंड की छुट्टी नहीं है, दोस्तों और परिवार से दूरी बन गई है, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, यूज़र्स नहीं आ रहे, आखिरकार कंपनी बंद हो जाती है। तो गलती कहाँ हुई? एरिक कहते हैं कि स्टार्टअप फेल होने का कारण ज़्यादातर टैलेंट की कमी नहीं होता, मेहनत की कमी भी नहीं होती, समस्या होती है अंधी मेहनत। हम पहले ही मान लेते हैं कि लोग हमारा प्रोडक्ट चाहेंगे, ये फीचर उन्हें पसंद आएगा, हमें मार्केट की समझ है। लेकिन सच यह है कि हमारा ईगो हमें मार्केट को सही तरीके से समझने नहीं देता। स्टार्टअप एक अनुमान है, एक प्रयोग है, और हर प्रयोग का परिणाम आता है, या तो सीखने के रूप में या असफलता के रूप में। लीन स्टार्टअप का मिशन है, फेलियर को जल्दी लाओ, सस्ता लाओ और उससे सीखो, ताकि ज़िंदगी के 5 साल बर्बाद करने से पहले ही 2 महीने में पता चल जाए कि आप सही दिशा में हैं या नहीं। अध्याय 2, स्टार्टअप कोई फैक्ट्री नहीं, एक सीखने वाली संस्था है। सोचिए, अगर आप एक स्टार्टअप हैं तो आप कोई फैक्ट्री नहीं हैं, आप कोई बड़ी कंपनी भी नहीं हैं। एरिक रीस एक ऐसी परिभाषा देते हैं जो पूरी सोच बदल देती है। स्टार्टअप एक ऐसी मानव संस्था है जिसे अत्यधिक अनिश्चितता के बीच एक नया प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के लिए बनाया गया है। अत्यधिक अनिश्चितता, इसका मतलब है कि स्टार्टअप में आपको कुछ भी पूरी तरह पक्का नहीं पता। आप नहीं जानते कस्टमर कौन है, वह क्या चाहता है, वह पैसा देगा या नहीं, और अगर देगा तो कब। फिर भी आपको कुछ बनाना है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं कि स्टार्टअप का मतलब है एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाना। एरिक कहते हैं, गलत। स्टार्टअप का मतलब है सीखना, जल्दी सीखना और सही चीज़ सीखना,
ज़्यादातर स्टार्टअप सिर्फ खराब आइडिया की वजह से फेल नहीं होते। बहुत से स्टार्टअप्स के पीछे स्मार्ट लोग होते हैं, अच्छी फंडिंग होती है, बड़ी टीमें होती हैं, शानदार टेक्नोलॉजी होती है, फिर भी वे फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे एक चीज़ भूल जाते हैं, कस्टमर। कस्टमर के बिना स्टार्टअप सिर्फ एक प्रोजेक्ट है। आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लें, अगर कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा तो वह सिर्फ ईगो को संतुष्ट कर रहा है। एरिक अपनी कंपनी की कहानी बताते हैं। उन्होंने एक गेमिंग स्टार्टअप बनाया था। टीम शानदार थी, टेक्नोलॉजी अत्याधुनिक थी, लेकिन कस्टमर्स कंफ्यूज थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि यह प्रोडक्ट उनके किस काम का है। कंपनी जल्दी ही बंद हो गई और यही फेलियर आगे चलकर ओलिन स्टार्टअप इनके विचार की नींव बना। तो स्टार्टअप का असली काम क्या है? ये सुनकर आपको अजीब लग सकता है। स्टार्टअप का काम सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं होता। स्टार्टअप का काम लर्निंग बनाना होता है। हर लाइन ऑफ कोड, हर फीचर और हर डिज़ाइन किसी सवाल का जवाब खोजने के लिए होना चाहिए। क्या कस्टमर इसकी परवाह करता है? अगर आप यह सवाल नहीं पूछ रहे तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। अध्याय 3, अपने विश्वासों को टेस्ट करो। विजन का मतलब सिर्फ सपना नहीं होता। विजन का मतलब एक विश्वास होता है। एक विश्वास की समस्या वास्तविक है। लोग इस समस्या के लिए पैसे देंगे और हम उन्हें उसका समाधान दे सकते हैं, लेकिन विश्वास का मतलब यह नहीं कि वह सच भी है। इसीलिए लीन स्टार्टअप कहता है, हर विश्वास को टेस्ट करो। अगर आप टेस्ट से भाग रहे हैं तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं, सिर्फ ड्रीमर हैं। एक छोटा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि लोग ऑनलाइन फिटनेस कोचिंग चाहते हैं। ट्रेडिशनल तरीका क्या कहेगा? पहले ऐप बनाओ, फिर 20 ट्रेनर्स को हायर करो, फिर विज्ञापन चलाओ। लेकिन लीन स्टार्टअप कहेगा, रुको, पहले पता करो कि लोग सच में इसके लिए पैसे देंगे या नहीं। शायद आप सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर 10 लोगों को ट्रायल दे सकते हैं। अगर कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं है तो आपको पता चल गया कि समस्या शायद आइडिया में है, सिर्फ एग्जीक्यूशन में नहीं, और आपने लाखों रुपए खर्च होने से बचा लिए। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी चेतावनी है। स्टार्टअप शुरू करना हीरो बनने का सीन नहीं है। यह एक अनसाइंटिफिक प्रोसेसन है। यहाँ ईगो तोड़ना पड़ता है, अपनी धारणाएं छोड़नी पड़ती हैं और सच का सामना करना पड़ता है। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो लीन स्टार्टअप आपका हाथ पकड़ सकता है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य सिर्फ यह साबित करना है कि मैं सही हूँ, तो स्टार्टअप आपको बहुत महंगा सबक सिखा सकता है। और अब एक बड़ा सवाल सामने आता है। अगर स्टार्टअप का काम सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं बल्कि लर्निंग बनाना है, तो फिर सफलता को मापा कैसे जाए? कैसे पता चले कि हम वास्तव में आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ व्यस्त हैं? यहीं से शुरू होता है अगला चरण। अध्याय 4, डिफाइन प्रोग्रेस का असली सच। स्टार्टअप की दुनिया में सबसे बड़ा धोखा है फॉल्स प्रोग्रेस। ऐसी प्रोग्रेस जो दिखाई देती है लेकिन वास्तव में होती नहीं। ऑफिस में लोग व्यस्त हैं, ईमेल्स जा रहे हैं, कोड लिखा जा रहा है, फीचर्स जोड़े जा रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन कस्टमर्स चुप हैं। न तालियां, न पैसा, न ग्रोथ, सिर्फ सन्नाटा। और यही सन्नाटा सबसे खतरनाक होता है। ट्रेडिशनल सोच का एक सरल नियम होता है, ज़्यादा काम ज़्यादा प्रोग्रेस। इसलिए कंपनियां मापती हैं कि कितना कोड लिखा गया, कितने फीचर्स बनाए गए, कितनी मीटिंग्स हुई और कितनी प्लानिंग की गई। लेकिन स्टार्टअप के लिए यह खतरनाक हो सकता है, क्योंकि स्टार्टअप का पहला लक्ष्य सिर्फ एफिशिएंसी नहीं है, सच्चाई है। क्या कस्टमर वास्तव में परवाह करता है? क्या वह प्रोडक्ट पर वापस आएगा? क्या वह पैसे देगा? अगर आप इन चीज़ों को माप नहीं रहे तो आप अंधेरे में भाग रहे हैं। यहीं एरिक रीस एक महत्वपूर्ण विचार सामने रखते हैं, वैलिडेटेड लर्निंग। वैलिडेटेड लर्निंग इसका मतलब है कि हमने कुछ सीखा और हमारी लर्निंग डेटा से साबित हुई, सिर्फ फीलिंग से नहीं, सिर्फ गट इंस्टिंक्ट से नहीं, सिर्फ ईगो से नहीं।
बल्कि वास्तविक दुनिया के सबूतों से। अगर आप कहते हैं यूज़र्स को हमारा फीचर पसंद आया, तो अगला सवाल होना चाहिए, कितने यूज़र्स ने उसे इस्तेमाल किया, कितनी बार इस्तेमाल किया, कितने दिनों तक इस्तेमाल किया। अगर आपके पास इन सवालों का जवाब नहीं है तो वह लर्निंग नहीं है, वह सिर्फ एक कहानी है। मान लीजिए एक फूड डिलीवरी ऐप है। फाउंडर कहता है, हमने ऐप का यूआई बेहतर कर दिया, अब पहले से ज़्यादा क्लीन लगता है। टीम खुश है, डिज़ाइनर्स को अपने काम पर गर्व है, डेवलपर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन 1 महीने बाद ऑन ऑर्डर्स बिल्कुल पहले जैसे हैं। तो सवाल है, क्या यूआई में सुधार वास्तव में प्रोग्रेस था या सिर्फ काम? लीन स्टार्टअप कहेगा, अगर ऑन ऑर्डर्स नहीं बढ़े और रिटेंशन नहीं बढ़ा तो वह सुधार नहीं था, वह सिर्फ डेकोरेशन था। और यह बात सुनना दर्दनाक हो सकता है। अध्याय 5, बिजी होना और यूज़फुल होना अलग है। स्टार्टअप फाउंडर्स को एक अजीब नशा हो सकता है, बिजी रहने का नशा। कैलेंडर भरा हुआ, टू डू लिस्ट लंबी, मैसेज लगातार आ रहे हैं, हर तरफ काम ही काम है। लेकिन एरिक रीस एक सीधा सवाल पूछते हैं, आप बिजी हैं या यूज़फुल? आप 100 फीचर्स बना सकते हैं जिनका कोई इस्तेमाल ना करे। लीन स्टार्टअप कहता है, एक ऐसा फीचर बनाओ जो किसी एक महत्वपूर्ण धारणा को टेस्ट करे। यही असली काम है। स्टार्टअप के लिए सफलता का मतलब यह नहीं कि हर हफ्ते बहुत सारा काम पूरा हुआ। सफलता का मतलब है हर हफ्ते कुछ ऐसा सीखना जो आपके बिजनेस को सही या गलत साबित करे। इसीलिए एरिक कहते हैं कि स्टार्टअप को अकाउंटिंग चाहिए, लेकिन यह सिर्फ पैसों की अकाउंटिंग नहीं है, यह है इनोवेशन अकाउंटिंग। मान लीजिए आप एक जिम स्टार्टअप चला रहे हैं। आपकी धारणा है कि जो लोग एक बार जिम ज्वाइन करते हैं वे कम से कम 3 महीने तक जुड़े रहेंगे। लीन स्टार्टअप कहेगा, पहले इस धारणा को लिखो, फिर पूछो, इसे साबित कैसे करोगे? अगर डेटा दिखाता है कि 70% लोग 1 महीने के अंदर जिम छोड़ देते हैं, तो सच्चाई सामने आ गई। अब आपके पास विकल्प है, या तो समस्या को हल करो या बिजनेस मॉडल बदलो, लेकिन कम से कम अब आप झूठ में नहीं जी रहे। चार्टर अध्याय 6, 3 स्टेज और वैनिटी मैट्रिक्स का जहर। एरिक के अनुसार हर स्टार्टअप 3 स्टेज से गुजरता है। पहला, जिंदा रहना। क्या कोई वास्तव में आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा है? दूसरा, सीखना। कौन इस्तेमाल कर रहा है और क्यों? तीसरा, स्केल करना। जो काम कर रहा है उसे बड़े स्तर पर कैसे बढ़ाया जाए? समस्या तब होती है जब लोग बिना सीखे सीधे तीसरे स्टेज में पहुंचने की कोशिश करते हैं, फिर वे मार्केट को दोष देते हैं। इसके बाद आता है एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, वैनिटी मैट्रिक्स। ये ऐसे नंबर होते हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन निर्णय लेने में ज़्यादा उपयोगी नहीं होते। जैसे ऐप डाउनलोड्स, वेबसाइट विजिटर्स, सोशल मीडिया फॉलोअर्स। मान लीजिए 1 लाख लोगों ने आपका ऐप डाउनलोड किया, लेकिन 95,000 लोगों ने उसे डिलीट कर दिया। तो सेलिब्रेशन किस बात का? लीन स्टार्टअप पूछेगा, और कितने लोग वापस आए, कितने लोगों ने पैसे दिए, कितने लोगों ने दूसरों को इसकी सलाह दी। ये नंबर शायद ज़्यादा अच्छे नहीं दिखते, लेकिन यही वास्तविकता बताते हैं। और यहीं फाउंडर का ईगो डेटा से टकराता है। फाउंडर का ईगो कहता है, मैं जानता हूँ कि क्या सही है। डेटा कहता है, कस्टमर सहमत नहीं है। यही फैसला होता है, आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे या सिर्फ एक ज़िद्दी ड्रीमर। लीन स्टार्टअप का संदेश साफ है, डेटा से लड़ेंगे तो हारेंगे। डेटा को अपना गुरु बना लीजिए, वह आपको ज़िंदा रख सकता है। डिफ़ाइन करने का असली मतलब सिर्फ गोल्स लिखना नहीं है। डिफ़ाइन करने का मतलब है, सफलता क्या है, फेलियर क्या है, और दोनों को पहचानेंगे कैसे? अगर यह स्पष्ट नहीं है तो आप किसी रेस में नहीं हैं, आप सिर्फ भाग रहे हैं। बहुत सारे स्टार्टअप इसलिए फेल नहीं होते कि उनका आइडिया खराब था, वे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि फाउंडर्स अपने ही झूठ पर विश्वास करने लगते हैं। लीन स्टार्टअप उस झूठ को आपसे छीन लेता है। और हाँ, यह प्रक्रिया दर्दनाक है, लेकिन एक बात याद रखिए, जल्दी सच जान लेना
धीरे धीरे मरने से कहीं बेहतर है। अब सवाल यह है, अगर हमने सफलता को डिफाइन कर लिया और सही मैट्रिक्स चुन लिए तो सीखेंगे कैसे? कैसे पता चलेगा कि हमारा एक्सपेरिमेंट सही है या नहीं? और अगर गलत निकला तो उस सच्चाई को स्वीकार करके आगे कैसे बढ़ेंगे? यहीं से शुरू होता है अगला चरण। अध्याय 7, लर्न। स्टार्टअप का असली सिलेबस। स्कूल में हमने सीखा, पढ़ो, परीक्षा दो और परिणाम पाओ, लेकिन स्टार्टअप का सिलेबस उल्टा होता है, बिल्ड, मेजर, लर्न। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है लर्न। दिक्कत यह है कि लोग सीखना नहीं जानते। वे काम करना जानते हैं, व्यस्त रहना जानते हैं, लेकिन सीखना असहज होता है। लर्निंग का मतलब यह नहीं है कि आप पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो गए। लर्निंग का मतलब है कि आपकी कोई धारणा गलत साबित हुई और अब आप अपनी दिशा बदल सकते हैं। बात छोटी लगती है, लेकिन ईगो के लिए यह जहर जैसी होती है। फाउंडर का दिमाग कहता है, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? लीन स्टार्टअप कहता है, अगर आप गलत हो ही नहीं सकते तो आप सीख भी नहीं सकते। अलरी, बिल्ड, मेजर, लर्न लूप एरिक रीस का सबसे प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट है, बिल्ड, मेजर, लर्न। इसे थ्योरी की तरह नहीं, एक कहानी की तरह समझिए। मान लीजिए आप एक चाय की दुकान खोल रहे हैं। आपका आइडिया है कि लोगों को अदरक वाली चाय बहुत पसंद आएगी। ट्रेडिशनल तरीका क्या होगा? दुकान सजाइए, बड़ा बोर्ड लगाइए, 5 तरह की चाय तैयार कीजिए और फिर ग्राहकों का इंतज़ार कीजिए। लेकिन लीन तरीका अलग होगा। सिर्फ अदरक वाली चाय बनाइए और 20 लोगों को पिलाइए, फिर उनका रिएक्शन देखिए। यही है पैलेट्स बिल्ड। आपने चाय बनाई, अब एंड आम मेजर। कितने लोगों ने चाय पी? कितने लोग दोबारा आए? किसने कहा कि चीनी कम होनी चाहिए? किसने कहा कि स्वाद में कुछ और चाहिए? फिर आता है पंच लर्न। शायद आपको पता चला कि लोगों को अदरक से ज़्यादा इलायची पसंद है। बस एक महत्वपूर्ण लर्निंग मिल गई, और ऐसी लर्निंग कई बार किसी बड़ी डिग्री से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। एचएस अध्याय 8, गलत चीज़ को बहुत अच्छी तरह बनाना सबसे महंगा काम है। एरिक रीस का एक बेहद महत्वपूर्ण विचार है, किसी ऐसी चीज़ को बनाना जिसे कोई नहीं चाहता बुरा है, लेकिन उसे बहुत अच्छी तरह बनाना उससे भी ज़्यादा बुरा है। कल्पना कीजिए आपने एक ऐप बनाने में 6 महीने लगा दिए। पूरी टीम ने मेहनत की, हर किसी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन लॉन्च के बाद कोई उसका इस्तेमाल ही नहीं करता। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, कह दीजिए कि मार्केटिंग खराब थी, या फिर दूसरा, सच स्वीकार कर लीजिए कि शायद लोगों को यह प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं था। लीन स्टार्टअप चाहता है कि आपको यह सच्चाई जल्दी पता चल जाए, इसीलिए छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स ज़रूरी हैं। स्टार्टअप की दुनिया में सबसे तेज़ जीतने वाला हमेशा नहीं जीतता। जीतता वह है जो सबसे तेज़ सीखता है। अगर आप किसी गलती को समझने में 6 महीने लगाते हैं और आपका प्रतियोगी वही गलती 1 महीने में समझ लेता है, तो धीरे धीरे वह आपसे आगे निकल जाएगा। इसलिए एरिक कहते हैं, शॉर्ट फीडबैक लूप्स बनाइए। जल्दी बिल्ड कीजिए, जल्दी मेजर कीजिए और जल्दी स्वीकार कीजिए कि आप गलत हो सकते हैं। और जैक्स अध्याय 9, फीडबैक, सच का सबसे कड़वा स्रोत। अक्सर लोग कहते हैं, कस्टमर को क्या पता? लेकिन एरिक का नज़रिया अलग है। कस्टमर का काम आपको यह बताना नहीं है कि आपका फीचर किस तरह बनाया जाना चाहिए। उसका काम है रिएक्ट करना। वह बताएगा, वह इस्तेमाल करेगा या नहीं, पैसे देगा या नहीं, वापस आएगा या नहीं, और कई बार इतना ही काफ़ी है। अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो आपके पास उसके लिए कितना भी अच्छा एक्सप्लेनेशन क्यों ना हो, उससे वास्तविकता नहीं बदलती। यहीं लर्निंग और फेलियर के बीच का फ़र्क सामने आता है। अगर आप फेल हुए लेकिन कुछ नहीं सीखा, तो वह फेलियर बेकार है। लेकिन अगर आप फेल हुए और कुछ महत्वपूर्ण सीख लिया, तो वह फेलियर एक इन्वेस्टमेंट बन जाता है। लीन स्टार्टअप फेलियर को शर्म की तरह नहीं देखता, वह उसे जानना से डेटामिन की तरह देखता है, और इसी जगह से पिवट का बीज पैदा होता है। अध्याय 10, ईगो बचाना है या बिजनेस। लर्निंग का मतलब सिर्फ यह समझना नहीं है कि क्या हुआ। लर्निंग का मतलब है उसके आधार पर डिसीजन लेना। अगर डेटा कहता है कि आपका तरीका काम नहीं कर रहा, तो आपके पास
दो विकल्प हैं, ईगो बचाइए या बिजनेस बचाइए। यहीं से पिवट का कॉन्सेप्ट पैदा होता है। लेकिन पिवट एक दिन में नहीं आता, वह धीरे धीरे लर्निंग से निकलता है। मान लीजिए आपने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया। आपको लगता है कि मोटिवेशन वीडियो चलेंगे, लेकिन डेटा दिखाता है कि मोटिवेशन वीडियो पर व्यूज़ कम हैं, जबकि रियल लाइफ स्टोरीज़ पर ज़्यादा हैं। अब आप क्या करेंगे? अगर आप सीखने वाले हैं तो कंटेंट बदलेंगे, अगर ईगो से चलेंगे तो कहेंगे ऑडियंस ही ख़राब है। लीन स्टार्टअप आपसे एक चुनाव मांगता है। अध्याय 11। नंबर बताते हैं क्या, लोग बताते हैं क्यों। सिर्फ डेटा का मतलब यह नहीं है कि आपने पूरी सच्चाई समझ ली। कभी कभी आपको कस्टमर से बात करनी होगी, उनकी आंखों में देखना होगा, उनकी परेशानी सुननी होगी, उनकी फ्रस्ट्रेशन समझनी होगी, क्योंकि नंबर आपको बताते हैं क्या हो रहा है, लेकिन लोग आपको बताते हैं क्यों हो रहा है। दोनों को जोड़ने पर ही लर्निंग पूरी होती है। यही इस अध्याय का असली आईना है। यह आपसे पूछता है, क्या आप सच में सीखना चाहते हैं या सिर्फ खुद को सही साबित करना चाहते हैं। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। स्टार्टअप एक ऐसा स्कूल है जहां ईगो फेल होता है और ह्यूमिलिटी पास होती है। और अब अगर सीखना इतना महत्वपूर्ण है, अगर अपनी धारणाओं को टेस्ट करना ज़रूरी है, तो अगला सवाल है, टेस्ट कैसे करें? बिना पूरा प्रोडक्ट बनाए एक्सपेरिमेंट कैसे करें और रिस्क को कम कैसे रखें? यहीं से शुरू होता है अगला अध्याय। अध्याय 12। एक्सपेरिमेंट, अनुमान से विज्ञान तक। एरिक रीस के अनुसार स्टार्टअप फेलियर का कारण पैशन की कमी नहीं होता, एफर्ट की कमी भी नहीं होती। एक बड़ा कारण होता है अनटेस्टेड असम्पशंस। हम मान लेते हैं कि लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, यह फीचर हिट होगा, प्राइस सही है, लेकिन किसी चीज़ को मान लेना उसे साबित नहीं करता। लीन स्टार्टअप कहता है, हर असम्पशन एक एक्सपेरिमेंट है, और जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ तब तक आप सिर्फ कहानी सुना रहे हैं। एक्सपेरिमेंट सुनकर लोग अक्सर लैब, सफ़ेद कोट और जटिल टेस्टिंग की कल्पना करते हैं, लेकिन स्टार्टअप एक्सपेरिमेंट बहुत सरल हो सकता है। एक सवाल, एक टेस्ट, एक रिजल्ट, बस। और इन तीनों को जितनी जल्दी हो सके पूरा करना चाहिए। अध्याय थ्योरम, वैल्यू हाइपोथेसिस और ग्रोथ हाइपोथेसिस। एरिक रीस दो बड़े सवालों की बात करते हैं। पहला, क्या लोग इस प्रोडक्ट को वास्तव में वैल्यू देंगे? इसे कहते हैं वैल्यू हाइपोथेसिस। अगर आपका प्रोडक्ट लोगों के लिए कोई वास्तविक वैल्यू पैदा ही नहीं करता तो बाकी सब बेकार है। डिज़ाइन कितना भी सुंदर हो, टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो, इसलिए पहला एक्सपेरिमेंट सिर्फ यह जांचता है, क्या कोई इसे इस्तेमाल करेगा, क्या कोई वापस आएगा। अगर जवाब नहीं है तो सच्चाई सामने आ गई, और यह सच्चाई महंगी नहीं होनी चाहिए। दूसरा सवाल है, अगर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो और लोग कैसे आएंगे? इसे कहते हैं ग्रोथ हाइपोथेसिस। क्या लोग अपने दोस्तों को बताएंगे? क्या विज्ञापनों से नए लोग आएंगे? क्या लोग दोबारा खरीदेंगे? ग्रोथ कोई जादू नहीं है, वह एक सिस्टम है, और कोई भी सिस्टम तभी काम करता है जब आप उसे टेस्ट करते हैं। अध्याय 34। MVP, सबसे छोटा प्रयोग, सबसे बड़ी लर्निंग। अब आता है लीन स्टार्टअप का सबसे प्रसिद्ध शब्द MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। और यहीं लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। MVP का मतलब अधूरा प्रोडक्ट नहीं है। MVP का मतलब है सबसे छोटा एक्सपेरिमेंट जो आपको अधिकतम लर्निंग दे सके। कभी MVP एक ऐप हो सकता है, कभी एक लैंडिंग पेज, कभी एक वीडियो, और कभी सिर्फ एक बातचीत। एरिक रीस ड्रॉप बॉक्स का उदाहरण देते हैं। ड्रॉप बॉक्स का आइडिया सरल था, फाइलें अपने आप सिंक हो जाएं, लेकिन इसके पीछे की टेक्नोलॉजी जटिल थी। फाउंडर ने शुरुआत में पूरा प्रोडक्ट नहीं बनाया। उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें दिखाया गया कि अगर ड्रॉप बॉक्स मौजूद होता तो वह कैसे काम करता। वीडियो ऑनलाइन डाला गया और लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ गई। साइन अप्स तेज़ी से बढ़े, प्रूफ मिल गया,
प्रोडक्ट बाद में बना, लर्निंग पहले आ गई। यही है लीन एक्सपेरिमेंट। अध्याय 15। परफेक्शन का इंतज़ार मत कीजिए। हमारे यहाँ एक आदत है, पहले परफेक्ट बनाओ फिर दुनिया को दिखाओ। लीन स्टार्टअप कहता है, परफेक्ट होने का इंतज़ार मत करो। कस्टमर जज करेगा, आप नहीं। और हाँ, वह आपको बहुत बेरहमी से जज कर सकता है, लेकिन उसी कठोरता में आपकी ज़िंदगी और आपके बिजनेस को बचाने वाली सच्चाई छिपी हो सकती है। एक्सपेरिमेंट का सबसे मुश्किल हिस्सा हमेशा फेल होना नहीं होता। सबसे मुश्किल होता है फेलियर का रिजल्ट देखना। जब एक्सपेरिमेंट कहता है कि लोगों को आपके आइडिया में दिलचस्पी नहीं है, तो आपका दिल कहता है थोड़ा और समय दे देते हैं। लेकिन लीन स्टार्टअप कहता है डेटा को सुनो। यहीं रियल एंटरप्रेन्योर और ड्रीमर अलग होते हैं। अध्याय 16। छोटे दांव बड़ा सर्वाइवल। लीन स्टार्टअप कसिनो नहीं है, ये पोकर की तरह है। छोटे छोटे दांव लगाइए, डेटा देखिए, फिर निर्णय लीजिए। अगर हार गए तो नुकसान छोटा रहेगा, अगर जीत गए तो उसे स्केल किया जा सकता है। यही एक्सपेरिमेंट आपको जिंदा रखता है। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश है, स्टार्टअप में हर चीज़ टेस्ट होनी चाहिए। सीईओ का आइडिया भी, फाउंडर का ईगो भी। जो टेस्ट से डरता है वह ग्रोथ से डरता है। यहीं में विजन मन का पहला चरण पूरा होता है। अब आप समझ चुके हैं स्टार्टअप का मतलब क्या है, प्रोग्रेस कैसे डिफाइन होती है, लर्निंग कैसे होती है और एक्सपेरिमेंट क्यों ज़रूरी है। लेकिन अब एक नया सवाल सामने आता है। एक्सपेरिमेंट हो गया, डेटा आ गया, अब क्या? कैसे तय करें कि हमारी दिशा सही है या नहीं? जब रास्ता पूरी तरह साफ दिखाई ही नहीं देता, तब स्टीयरिंग कैसे करें? यहीं से शुरू होता है अगला चरण। आयना अध्याय 17। मेजर में ऐसे नंबर जो सच बताते हैं। स्टार्टअप की दुनिया में सबसे बड़ा झूठ अक्सर यही होता है, हम ग्रो कर रहे हैं। लेकिन सवाल है, कैसे पता? यही इस चरण का उद्देश्य है। मेजर का मतलब सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं होता। डेटा तो हर किसी के पास होता है। असली बात है ऐसा डेटा हासिल करना जिससे आप कोई बेहतर निर्णय ले सकें। अगर कोई नंबर देखकर आप यह तय ही नहीं कर सकते कि आगे क्या करना है, तो वह नंबर सिर्फ सजावट है। वैनिटी मैट्रिक्स फिर से जहर बन जाते हैं। मान लीजिए आपके ऐप को 1 लाख लोगों ने डाउनलोड किया। देखने में शानदार नंबर है, लेकिन अगर 95,000 लोगों ने उसे डिलीट कर दिया तो यह ग्रोथ किस काम की? अगर सोशल मीडिया पर आपके लाखों फॉलोअर्स हैं लेकिन कोई आपके प्रोडक्ट को खरीद नहीं रहा, तो क्या वह नंबर वास्तव में आपके बिजनेस की ताकत बता रहा है? लीन स्टार्टअप इससे अलग सवाल पूछता है, कितने लोग वापस आए, कितने लोगों ने भुगतान किया, कितने लोगों ने दोबारा खरीदा, कितने लोगों ने दूसरों को आपके प्रोडक्ट की सलाह दी? यही नंबर ज़्यादा दर्दनाक हो सकते हैं, लेकिन यही आपको वास्तविकता के करीब ले जाते हैं। क्योंकि अच्छे नंबर वे नहीं होते जो आपकी तारीफ करें, अच्छे नंबर वे होते हैं जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करें। अध्याय 18। कोहोर्ट्स। एक बड़ी भीड़ के पीछे छिपी सच्चाई। मान लीजिए आपके पास 10,000 यूज़र्स हैं। आप कह सकते हैं हमारे पास 10,000 यूज़र्स हैं, लेकिन यह संख्या आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताती। अब उन यूज़र्स को अलग अलग समूहों में देखिए। जो जनवरी में आए उन्होंने क्या किया, जो फरवरी में आए उन्होंने क्या किया, मार्च वाले कितने दिन टिके, कितने लोग वापस आए। यही बात कोहोर्ट एनालिसिस है। इसका फ़ायदा ये है कि आपको पता चलता है कि वास्तव में क्या बदल रहा है। हो सकता है आपके कुल यूज़र्स लगातार बढ़ रहे हों, लेकिन हर नए समूह में रिटेंशन लगातार गिर रहा हो। ऊपर से देखने पर बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और होगी। यही कारण है कि सिर्फ कुल संख्या देखकर खुश होना खतरनाक है। आपको यह देखना होगा कि अलग अलग समय पर आए लोगों का व्यवहार कैसा रहा। अगर हर नए कोहोर्ट में परिणाम बेहतर हो रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट वास्तव में सीख रहा है और सुधार रहा है। अगर नंबर लगातार खराब हो रहे हैं, तो आपको रुककर समस्या समझनी होगी। मेजर का उद्देश्य यही है।
सिर्फ यह मत देखो कि कितना बड़ा हो गया, देखो कि अंदर से कितना बेहतर हुआ। अध्याय 19। एक्शन योग्य मैट्रिक्स बनाम वैनिटी मैट्रिक्स। अब एक महत्वपूर्ण अंतर समझिए। वैनिटी मैट्रिक्स आपको अच्छा महसूस कराते हैं। एक्शन योग्य मैट्रिक्स आपको निर्णय लेने में मदद करते हैं। मान लीजिए वेबसाइट पर विजिटर्स की संख्या बढ़ गई। अच्छा नंबर है, लेकिन उससे क्या पता चलता है? अगर उन विजिटर्स में से कोई खरीदारी नहीं कर रहा तो सिर्फ ट्रैफिक बढ़ने से बिजनेस नहीं सुधरता। अब मान लीजिए आपने एक नया लैंडिंग पेज बनाया। पहले 1000 विजिटर्स में से 20 लोग साइन अप करते थे। नए पेज के बाद 1000 में से 50 लोग साइन अप करने लगे। अब आपके पास ऐसा डेटा है जिससे आप निर्णय ले सकते हैं। आप कह सकते हैं इस बदलाव का असर पड़ा। यही एक्शन योग्य डेटा है और यही डेटा आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। अध्याय 20। छोटे नंबरों से बड़े फैसले। कई फाउंडर्स सोचते हैं कि जब तक उनके पास लाखों यूजर्स नहीं होंगे तब तक डेटा मीनिंगफुल नहीं होगा। लेकिन लीन स्टार्टअप का विचार अलग है। शुरुआत में आपका उद्देश्य दुनिया को साबित करना नहीं है। आपका उद्देश्य है अपनी सबसे महत्वपूर्ण धारणा को टेस्ट करना। अगर आपके पास सिर्फ 10 यूजर्स हैं, लेकिन आप उन 10 लोगों से वास्तविक व्यवहार और फीडबैक सीख रहे हैं, तो यह 10,000 साइलेंट यूजर्स से ज़्यादा वैल्यूबल हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने क्या टेस्ट किया, क्या बदला और उसका क्या परिणाम आया। यही एक्सपेरिमेंटेशन की ताकत है। छोटे स्तर पर सीखिए, फिर जो काम कर रहा है उसे बढ़ाइए। अध्याय 21। ग्रोथ का असली मतलब। ग्रोथ का मतलब केवल ज़्यादा यूजर्स नहीं है। ग्रोथ का मतलब यह भी है कि आपका बिजनेस अपने आप ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करने और ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंचने में सक्षम हो रहा है। अगर हर नया ग्राहक लाने के लिए आपको लगातार ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, लेकिन ग्राहक टिक नहीं रहे, तो सिर्फ कस्टमर काउंट बढ़ना स्वस्थ ग्रोथ नहीं है। लेकिन अगर आपके पुराने कस्टमर्स बने रहते हैं, वापस आते हैं, दूसरों को बताते हैं और नए कस्टमर्स नेचुरली आने लगते हैं, तो आपके पास एक मजबूत ग्रोथ मैकेनिज्म हो सकता है। यही कारण है कि लीन स्टार्टअप ग्रोथ को भी एक हाइपोथेसिस की तरह देखता है। आप मानते हैं अगर यह वैल्यू वास्तविक है तो यह किस तरीके से ग्रो करेगी। फिर उस असम्पशन को टेस्ट कीजिए। क्या कस्टमर्स रेफर करते हैं? क्या वे दोबारा खरीदते हैं? क्या एडवर्टाइजिंग प्रॉफिटेबल है? क्या प्रोडक्ट इटसेल्फ नए यूजर्स लाता है? जब तक इन सवालों के जवाब वास्तविक डेटा से नहीं मिलते, तब तक ग्रोथ सिर्फ एक उम्मीद है। अध्याय 22। डेटा को कहानी मत बनाइए। यहाँ एक बहुत खतरनाक गलती होती है। फाउंडर पहले से एक कहानी बना लेता है, फिर डेटा में उसी कहानी को साबित करने वाली चीजें खोजता है। अगर कोई नंबर अच्छा है तो वह कहता है, देखा, हमारी स्ट्रेटेजी काम कर रही है। अगर कोई नंबर खराब है तो कहता है, यह टेम्पोरेरी है। अगर कोई यूजर वापस नहीं आया, शायद अभी बिजी होगा। अगर कोई खरीद नहीं रहा, प्राइस थोड़ा हाई है। हर समस्या के लिए एक नया एक्सप्लेनेशन। लेकिन अगर हर डेटा पॉइंट के लिए आपके पास कोई न कोई बहाना है, तो डेटा आपको सीखने में मदद नहीं कर रहा। आप डेटा को अपनी कहानी में फिट कर रहे हैं। लीन स्टार्टअप इसका उल्टा करता है। पहले मेट्रिक तय कीजिए, पहले डिसीजन रूल तय कीजिए, फिर रिजल्ट को स्वीकार कीजिए। अगर परिणाम आपकी उम्मीद के खिलाफ है, तो यही सबसे वैल्यूएबल लर्निंग हो सकती है, क्योंकि आपका लक्ष्य यह साबित करना नहीं है कि आप सही थे। आपका लक्ष्य है यह पता लगाना कि वास्तव में क्या सही है। अध्याय 20। इनोवेशन अकाउंटिंग। क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं? अब मेजर करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य सामने आता है, इनोवेशन अकाउंटिंग। इसका मतलब है यह देखना कि आपका स्टार्टअप वास्तव में सीख कर बेहतर हो रहा है या सिर्फ एक्टिविटी बढ़ रही है। मान लीजिए पहले आपके पास 100 यूजर्स थे, उनमें से 20 वापस आते थे। फिर आपने कुछ बदलाव किए, अब 200 यूजर्स हैं, लेकिन वापस आने वालों का प्रतिशत अभी भी वही है। तो क्या आपने वास्तविक प्रोग्रेस की
शायद नहीं। आपका आकार बढ़ा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपकी प्रोडक्ट मार्केट अंडरस्टैंडिंग बढ़ी हो। अब मान लीजिए आपके पास 100 यूज़र्स ही हैं, लेकिन उनमें से वापस आने वाले लोगों का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। ये छोटा नंबर दिख सकता है, लेकिन यह संकेत हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट बेहतर दिशा में जा रहा है। यही इनोवेशन अकाउंटिंग है। नंबरों को सिर्फ रिपोर्ट मत कीजिए, नंबरों से सीखिए। कैट्स अध्याय 24। जब नंबर कहें कि दिशा गलत है, अब सबसे कठिन स्थिति आती है। आपने टेस्ट किया, डेटा इकट्ठा किया, मैट्रिक्स देखे और परिणाम आपकी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत आया। अब क्या? आपके पास दो विकल्प हैं। या तो डेटा को इग्नोर कीजिए और उसी दिशा में चलते रहिए, या फिर स्वीकार कीजिए कि आपकी धारणा गलत थी। यहीं से अगला बड़ा निर्णय शुरू होता है, पिवट या परसिवियर। क्या आपको अपनी वर्तमान रणनीति पर टिके रहना चाहिए या दिशा बदलनी चाहिए? यह फैसला इमोशन से नहीं होना चाहिए, डेटा और लर्निंग के आधार पर होना चाहिए। अगर आपकी करंट स्ट्रैटेजी लगातार आपको बेहतर रिजल्ट्स की तरफ ले जा रही है, तो परसिवियर कीजिए। अगर आप बार बार बदलाव कर रहे हैं लेकिन कोर मैट्रिक्स में वास्तविक इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, तो शायद पिवट का समय आ गया है। पिवट का मतलब सपना छोड़ना नहीं है। पिवट का मतलब स्ट्रैटेजी बदलना है। आपका विजन वहीं रह सकता है, लेकिन वहाँ पहुँचने का रास्ता बदल सकता है, और यही स्टीयरिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। गाड़ी चलाते समय आप हर बार पूरी गाड़ी नहीं बदलते, आप सिर्फ स्टीयरिंग बदलते हैं। स्टार्टअप में भी ऐसा ही है। विजन स्थिर हो सकता है, स्ट्रैटेजी बदल सकती है। और अब हम उस निर्णायक मोड़ पर पहुंचते हैं जहां डेटा आपको दो रास्ते दिखाता है। एक ही दिशा में आगे बढ़ते रहना, या यह स्वीकार करना कि अब स्टीयरिंग बदलनी होगी। यहीं से शुरू होता है लीन स्टार्टअप का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय, पिवट या परसिवियर। अध्याय 25। पिवट या परसिवियर। छोड़ना कब है और लड़ना कब? अब डेटा आपके सामने है, नंबर साफ हैं, आपने टेस्ट किया है, आपने कस्टमर को देखा है, आपने अपने मैट्रिक्स को समझा है, और अब सबसे कठिन फैसला सामने है। दिशा बदलें या इसी रास्ते पर चलते रहें। यहीं आता है लीन स्टार्टअप का एक सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, पिवट या परसिवियर। ये चैप्टर सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं है, यह इंसान के ईगो, उम्मीद और अपने आइडिया से जुड़ाव के बारे में भी है। क्योंकि पिवट या परसिवियर सिर्फ स्ट्रेटजी का फैसला नहीं होता, यह एक इमोशनल फैसला होता है। बहुत लोग पिवट को फेलियर समझते हैं। उन्हें लगता है प्लान फेल हो गया, फाउंडर हार गया। लेकिन एरिक रीस के अनुसार पिवट फेलियर नहीं है, पिवट लर्निंग का रिजल्ट है। पिवट का मतलब है विज़न वही, लेकिन रास्ता बदलना। गोल वही रहता है, अप्रोच बदल जाता है। यही फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपका विज़न है लोगों को बेहतर और सस्ता ऑनलाइन एजुकेशन देना। आपने एक रिकॉर्डेड कोर्स प्लेटफॉर्म बनाया, लेकिन डेटा दिखाता है कि लोग रिकॉर्डेड कोर्स पूरा नहीं कर रहे। इसके बजाय वे लाइव सेशन में ज़्यादा जुड़ रहे हैं। तो क्या आपको अपना पूरा विज़न छोड़ देना चाहिए? ज़रूरी नहीं। आप सिर्फ यह स्वीकार कर सकते हैं कि जिस तरीके से आप वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, वह काम नहीं कर रहा। अब रास्ता बदलिए। शायद रिकॉर्डेड कोर्स की जगह लाइव मॉडल, शायद एक अलग कस्टमर सेगमेंट, शायद प्राइसिंग बदलना, शायद प्रोडक्ट का कोई दूसरा हिस्सा। विजन वही रह सकता है। यही पिवट है। रट परसिवियर का मतलब जिद नहीं है, दूसरी तरफ है परसिवियर। इसका मतलब यह नहीं है कि आप डेटा को इग्नोर कर दें। परसिवियर का मतलब अंधा होकर उसी रास्ते पर चलते रहना नहीं है। इसका मतलब है कि डेटा बता रहा है हम सही दिशा में हैं, और इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा रिफाइनमेंट, और फिर थोड़ा स्केल। अगर आपके कस्टमर लगातार बढ़ रहे हैं, रिटेंशन सुधर रहा है, लोग वापस आ रहे हैं, और आपके महत्वपूर्ण मैट्रिक्स सही दिशा में जा रहे हैं, तो सिर्फ इसीलिए पिवट करना ज़रूरी नहीं कि कुछ चीज़ें अभी परफेक्ट नहीं हैं। कभी कभी समस्या रणनीति में नहीं होती, समस्या सिर्फ एग्जीक्यूशन में होती है।
इसीलिए परसिवियर करना भी उतना ही डिसिप्लिन वाला फैसला है जितना पिवट करना। हालांकि यह फैसला इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे सिर्फ डेटा नहीं होता, इसके पीछे आपकी पहचान होती है। आपने महीनों या सालों तक एक आइडिया पर काम किया है, आपने पैसे लगाए हैं, समय लगाया है, लोगों को बताया है कि आपका बिजनेस क्या करेगा, और अब डेटा कह रहा है शायद यह तरीका काम नहीं कर रहा। ईगो तुरंत जवाब देता है, थोड़ा और समय दो, मार्केट अभी तैयार नहीं है, कस्टमर समझ नहीं रहे, हमारा मार्केटिंग सही नहीं था, अगले महीने सब बदल जाएगा। यही वह जगह है जहां फाउंडर को खुद से ईमानदार होना पड़ता है। क्या आप वास्तव में समस्या हल कर रहे हैं या सिर्फ अपने पुराने फैसले को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? लीन स्टार्टअप का जवाब साफ है, ईगो से ज़्यादा महत्वपूर्ण कस्टमर है। आयरन थ्रेड पिवट के बाद क्या होता है? पिवट का मतलब यह नहीं कि अब आप अराजक तरीके से हर हफ्ते नया आइडिया बदलते रहें। पिवट एक डिसिप्लिन चेंज है। आपके पास जो लर्निंग है उसे लेकर आप एक नई दिशा चुनते हैं। आप फिर से हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, फिर डेटा देखते हैं और फिर दोबारा सीखते हैं। यानी बिल्ड, मेजर, लर्न, फिर वही चक्र। पिवट आपको वापस शुरुआत पर नहीं भेजता, वह आपकी पिछली लर्निंग को अगले प्रयास में इस्तेमाल करता है। इसीलिए एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट भी बेकार नहीं होना चाहिए। अगर आपने उससे कुछ सीखा है तो वह आपके अगले निर्णय को बेहतर बनाता है। प्रणता पिवट का सबसे बड़ा दुश्मन बहुत देर करना पिवट का एक खतरनाक रूप है। टू लेट पिवट। जब तक फाउंडर पिवट करने का फैसला करता है तब तक पैसे कम हो चुके होते हैं, टीम थक चुकी होती है, कस्टमर जा चुके होते हैं और कंपनी के पास गलत दिशा में आगे बढ़ने के लिए भी ज़्यादा संसाधन नहीं बचते। इसीलिए सही समय पर पिवट करना महत्वपूर्ण है। पिवट का मतलब हार मानना नहीं, कई बार पिवट करना ही सरवाइव करने का तरीका होता है। और यही वजह है कि छोटे एक्सपेरिमेंट इतने महत्वपूर्ण हैं। अगर आप छोटे स्तर पर टेस्ट करते हैं तो आपको गलत दिशा का पता जल्दी चल सकता है। अगर आप 6 महीने तक बिना टेस्ट किए काम करते हैं तो वही गलती 6 महीने की लागत के साथ सामने आएगी। परसिवियर का दर्द। परसिवियर करना भी आसान नहीं है, क्योंकि जब आप एक दिशा में टिके रहते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं, प्रेशर बढ़ता है, गलती की जगह कम होती जाती है। लेकिन अगर डेटा आपका साथ दे रहा है तो ये दर्द वर्थ इट हो सकता है। इसलिए नियम ये नहीं है, हम कभी हार नहीं मानेंगे। नियम होना चाहिए, हम एविडेंस के आधार पर फैसला करेंगे, इमोशन के आधार पर नहीं। और पिवट का असली मतलब, पिवट का मतलब है मैंने कुछ सीखा है इसलिए मैं अपनी रणनीति बदल रहा हूँ। परसिवियर का मतलब है मैंने कुछ सीखा है और डेटा बता रहा है कि मुझे इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों में एक चीज़ समान है, लर्निंग। अगर आपके पास लर्निंग नहीं है तो पिवट भी सिर्फ अंदाज़ा है और परसिवियर भी सिर्फ जिद। इसीलिए असली सवाल यह नहीं है क्या मुझे पिवट करना चाहिए। असली सवाल है हमने अब तक वास्तव में क्या सीखा है, और यही सवाल आपको अगले स्तर तक ले जाता है। अध्याय 26। पैच। ज़्यादा काम नहीं, सही फ्लो। अब मान लीजिए आपने सही दिशा पकड़ ली, आपने डेटा से सीखा, आपने पिवट किया या परसिवियर किया। अब एक नया सवाल आता है, स्पीड का क्या? कैसे तेज़ी से आगे बढ़ें, कैसे फास्ट मूव करें बिना क्वालिटी गिराए, कैसे स्केल करें बिना कल्चर तोड़े। यहीं से शुरू होता है पार्ट 3, एक्सेलरेट। और इसका पहला चैप्टर है पैच। हमारे दिमाग में एक पुरानी सोच बैठी हुई है, एक साथ ज़्यादा काम करेंगे तो जल्दी ख़त्म होगा। इसीलिए हम एक साथ 10 फीचर्स बनाने लगते हैं, बड़े बड़े रिलीज़ करते हैं, एक साथ कई मार्केटिंग कैंपेन चला देते हैं, एक साथ बहुत सारी चीज़ें बदल देते हैं। लेकिन एरिक रीस यहाँ रुककर एक सवाल पूछते हैं, आप फास्ट हैं या सिर्फ बिजी? यही अंतर बैच साइज समझाता है। बैच का मतलब है एक साथ कितना काम प्रोसेस किया जा रहा है। और लीन स्टार्टअप का नियम बहुत सरल है, छोटा बैच तेज़ लर्निंग, बड़ा बैच धीमा फीडबैक।
जितना बड़ा बैच होगा उतना ज़्यादा समय लगेगा और उतनी देर से आपको पता चलेगा कि आपने सही किया या गलत, और स्टार्टअप के लिए ये देरी जहर हो सकती है। हरखंड, एक ढाबे की कहानी। मान लीजिए आप एक ढाबा चला रहे हैं। पहला तरीका यह है कि आप एक साथ 20 ऑर्डर ले लें, फिर 20 लोगों का खाना एक साथ बनाना शुरू करें। अब अगर किसी एक रेसिपी में गलती हो गई तो 20 प्लेटों पर असर पड़ सकता है। कस्टमर इंतज़ार करेंगे, फीडबैक देर से आएगा और गलती महंगी हो जाएगी। अब दूसरा तरीका देखिए। एक ऑर्डर आया, आपने खाना बनाया, सर्व किया, कस्टमर का रिएक्शन देखा। अगर कुछ गलत है तो अगला ऑर्डर आने से पहले आप उसे सुधार सकते हैं। यही छोटा बैच है। काम छोटा रखिए ताकि फीडबैक जल्दी मिले। और बड़े बैच का छिपा हुआ नुकसान। मान लीजिए आपने 6 महीने तक एक बड़े फीचर सेट पर काम किया। पूरी टीम ने मेहनत की। 6 महीने बाद आपने उसे लॉन्च किया और फिर पता चला यूज़र्स को वह पसंद ही नहीं आया। 6 महीने चले गए, लेकिन अगर आपने हर हफ्ते छोटा अपडेट रिलीज़ किया होता तो शायद एक हफ्ते में ही पता चल जाता कि दिशा गलत है। यही लीन सोच है। गलती जल्दी पकड़ो। बड़े बैच में गलती छिपी रहती है, छोटे बैच में गलती जल्दी दिखाई देती है। ई कॉमर्स का उदाहरण। सोचिए आप एक ई कॉमर्स स्टार्टअप चला रहे हैं। आपको लगता है कि फेस्टिवल सेल के लिए 20 नए फीचर्स जोड़ देने चाहिए। ट्रेडिशनल तरीका, सभी 20 फीचर्स बनाओ, फिर एक बड़ा रिलीज़ करो। लेकिन लीन तरीका कहता है एक फीचर जोड़ो, उसका प्रभाव देखो, फिर अगला फीचर जोड़ो। मान लीजिए पेमेंट पेज में एक छोटा बदलाव करने से कन्वर्जन बढ़ जाता है, तो वही छोटा बदलाव आपके लिए बाकी 19 फीचर्स से ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि उसका असर क्या हुआ। बाकी सब अभी सिर्फ अनुमान है। पैरेलल्स, बैच सिर्फ सॉफ्टवेयर में नहीं होता। बैच की समस्या सिर्फ डेवलपमेंट की समस्या नहीं है, यह एक स्पोकिस माइंडसेट की समस्या है। मार्केटिंग में भी बैच होते हैं, हायरिंग में भी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी। कई बार मैनेजर सोचता है एक साथ ज़्यादा काम निपटा देते हैं, लेकिन स्टार्टअप में निपटाना गोल नहीं है, सीखना गोल है। अगर काम पूरा हो गया लेकिन आपको यह नहीं पता कि उसका परिणाम क्या रहा, तो आपने सिर्फ एक्टिविटी पूरी की है, लर्निंग नहीं। छोटे बैच और कम रिस्क। छोटे बैच रिस्क कम करते हैं क्योंकि हर निर्णय अपेक्षाकृत छोटा होता है, लॉस सीमित रहता है और लर्निंग लगातार होती रहती है। इसके विपरीत बड़ा बैच एक ही बार में बहुत कुछ दांव पर लगा देता है। यही वजह है कि छोटे बदलाव, छोटे रिलीज़ और लगातार फीडबैक स्टार्टअप को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाते हैं। आप हर बार पूरी दिशा बदलने की ज़रूरत के बिना छोटे छोटे सुधार कर सकते हैं, और जब कोई बदलाव काम करता है तो उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, डर के साथ स्पीड। एरिक रीस अपनी कंपनी के अनुभव से कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट सन का उदाहरण देते हैं। इसका मतलब है कि छोटे छोटे बदलाव जल्दी से यूज़र्स तक पहुंचाए जाते हैं। डर लगता है, बिल्कुल, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? बग्स जल्दी पकड़े जाते हैं, फीचर्स वास्तविक दुनिया में टेस्ट होते हैं, टीम अकाउंटेबल रहती है, और सबसे महत्वपूर्ण, फीडबैक जल्दी आता है। जब रिलीज़ बहुत रेयर होता है तो डर बढ़ता है। हर रिलीज़ एक बड़ा इवेंट बन जाता है, लेकिन जब रिलीज़ रूटीन हो जाता है तो लर्निंग बढ़ती है। हर्ट्स, बैच साइज और ईगो। बड़े बैच ईगो को पसंद आते हैं क्योंकि आप कह सकते हैं देखो हमने कितना काम किया, देखो इतना बड़ा रिलीज़ किया। लेकिन लीन स्टार्टअप एक अलग सवाल पूछता है, इसका रिजल्ट क्या निकला? अगर कोई उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहा तो बैच कितना बड़ा था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिरकार उद्देश्य बड़ा रिलीज़ करना नहीं था। उद्देश्य था कस्टमर के लिए कुछ वैल्यूएबल बनाना और उससे सीखना। और यही छोटा बैच आपको आगे बढ़ाता है, क्योंकि छोटी मात्रा में काम करके आप जल्दी सीख सकते हैं, जल्दी सुधार सकते हैं और अगला कदम ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ उठा सकते हैं। हर्क अध्याय 27, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। छोटे बदलाव, बड़ा असर। अब सवाल यह नहीं है कि आपने एक बार सही प्रोडक्ट बना लिया या नहीं,
सवाल यह है, क्या आप लगातार बेहतर होते रह सकते हैं? लीन स्टार्टअप का असली फ़ायदा सिर्फ शुरुआत में नहीं है। इसका उद्देश्य ऐसी प्रक्रिया बनाना है जिसमें कंपनी लगातार सीखती रहे, छोटे छोटे बदलाव करे और हर बदलाव से कुछ नया समझे। क्योंकि एक स्टार्टअप का सबसे बड़ा खतरा सिर्फ फेल होना नहीं है, कई बार सबसे बड़ा खतरा होता है सफल होकर रुक जाना। आज जो काम कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि 6 महीने बाद भी वही काम करे। कस्टमर बदलेंगे, मार्केट बदलेगा, प्रतियोगी बदलेंगे और आपकी अपनी कंपनी भी बदलेगी। इसलिए लीन सोच एक बार की रणनीति नहीं है, यह एक नीनो कल्चर वन है। अलीर छोटे बैच, तेज सीख। जब आप छोटे बैच में काम करते हैं तो आपको लगातार फीडबैक मिलता रहता है। एक छोटा बदलाव, फिर उसका परिणाम, फिर अगला बदलाव, फिर नया परिणाम। इस तरह सुधार एक बड़े प्रोजेक्ट की तरह नहीं, बल्कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया बन जाता है। बड़े बैच में आप 6 महीने काम कर सकते हैं और अंत में पता चले कि दिशा गलत थी। छोटे बैच में वही गलती शायद एक हफ्ते में पकड़ में आ जाए। यानी छोटा बैच सिर्फ स्पीड नहीं बढ़ाता, वह नुकसान को भी सीमित करता है। अगर कोई निर्णय गलत निकला तो उसे वापस बदला जा सकता है। अगर सही निकला तो उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लर्निंग रुकती नहीं है। अध्याय 28, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, डर के साथ स्पीड। एरिक रीस अपनी कंपनी के अनुभव से कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट का उदाहरण देते हैं। इसका मतलब है कि छोटे छोटे बदलाव लगातार यूज़र्स तक पहुंचाए जाते हैं। यह सुनने में डरावना लग सकता है। हर कोई सोच सकता है, अगर कुछ गलत हो गया तो? लेकिन यही सवाल लीन सोच को अलग बनाता है। गलती हो सकती है, लेकिन अगर आपका सिस्टम छोटे बदलाव करता है तो गलती भी छोटी हो सकती है। और अगर कोई बग सामने आता है तो उसे जल्दी पकड़ा जा सकता है। फीचर वास्तविक दुनिया में टेस्ट होता है, टीम अकाउंटेबल रहती है और फीडबैक जल्दी मिलता है। इसके विपरीत, अगर आप साल में सिर्फ 2 बड़े रिलीज़ करते हैं तो हर रिलीज़ के साथ डर बढ़ता जाता है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ बदलती हैं। अगर रिज़ल्ट ख़राब आया तो पता लगाना मुश्किल हो सकता है कि गलती किस चीज़ में थी, लेकिन छोटे और लगातार बदलावों में कारण और परिणाम के बीच संबंध ज़्यादा साफ रहता है। यही लीन स्पीड है। जल्दी काम करना नहीं, जल्दी सीखना। अध्याय 29, बैच साइज और ईगो। बड़े बैच ईगो को पसंद आते हैं क्योंकि बड़ा रिलीज़ देखकर कहना आसान होता है, देखो हमने कितना काम किया। एक बड़ी टीम ने महीनों मेहनत की, दर्जनों फीचर्स बनाए, एक बड़ा लॉन्च किया। सब लोग गर्व महसूस करते हैं। लेकिन लीन स्टार्टअप एक अलग सवाल पूछता है, इसका परिणाम क्या निकला? अगर कोई उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा तो बैच कितना बड़ा था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि स्टार्टअप का लक्ष्य यह साबित करना नहीं है कि टीम कितनी मेहनत कर सकती है। लक्ष्य है यह पता लगाना कि कस्टमर वास्तव में क्या चाहता है। यही कारण है कि बैच छोटा करने का मतलब सिर्फ प्रोडक्टिविटी सुधारना नहीं है, यह ईगो कम करना भी है। आपके पास अपनी मेहनत को दिखाने के बजाय अपने परिणाम को देखने की मजबूरी आती है। अध्याय 30, वेस्ट, जो लर्निंग नहीं बनाता वह बेकार है। अब लीन स्टार्टअप की एक बेहद शक्तिशाली लाइन आती है, जो चीज़ लर्निंग क्रिएट नहीं करती वह वेस्ट है। चाहे वह कोई फीचर हो, कोई मीटिंग हो, कोई स्ट्रेटजी हो या कोई मार्केटिंग कैंपेन, अगर उससे आपको यह समझने में मदद नहीं मिल रही कि कस्टमर क्या चाहता है, तो वह काम सिर्फ नॉइज़ बन सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर काम का रिजल्ट तुरंत दिखाई देना चाहिए। मतलब यह है कि हर काम का कोई स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। आप क्या सीखना चाहते हैं, किस धारणा को टेस्ट करना चाहते हैं और परिणाम आने के बाद क्या निर्णय लेंगे। अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो आप शायद सिर्फ व्यस्त हैं। अध्याय 31, फेलियर वेस्ट नहीं है। अब एक बात जो सुनकर बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, फेलियर वेस्ट नहीं होता, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त है।
बिना लर्निंग के फेलियर वेस्ट है। अगर आपने कोई हाइपोथेसिस टेस्ट किया, उसका परिणाम डॉक्यूमेंट किया, उससे कुछ सीखा और अगला निर्णय बेहतर किया, तो वह फेलियर भी एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आपने सिर्फ अंदाजे पर कुछ बनाया, महीनों मेहनत की और फेल होने के बाद भी आपको यह नहीं पता कि गलती क्यों हुई, तो वह वास्तविक वेस्ट है। यानी सवाल यह नहीं है कि हम फेल हुए या नहीं, सवाल है हमने फेलियर से क्या सीखा। अगर जवाब है कुछ नहीं, तो समस्या फेलियर नहीं है, समस्या आपका सिस्टम है। क्या अच्छा है? अध्याय 25, वेस्ट और ईगो का रिश्ता। बहुत सारा वेस्ट ईगो से पैदा होता है। हम कहते हैं हमने इतनी मेहनत की है, अब इसे कैसे बंद कर दें। हमने इसमें इतना पैसा लगाया है, इतने लोग इस पर काम कर रहे हैं, हमने इतना समय दिया है। लेकिन यह सवाल गलत है। सही सवाल है, क्या यह काम हमें आगे ले जा रहा है? क्योंकि जो समय बीत चुका है वह वापस नहीं आएगा। अब उस समय को बचाने के लिए गलत दिशा में और समय लगाना समस्या को और बड़ा कर सकता है। यही वजह है कि पिवट इतना महत्वपूर्ण है। पिवट आपको यह कहने की अनुमति देता है, हमने यहाँ तक पहुँचकर कुछ सीखा, अब हम उस लर्निंग का इस्तेमाल करके दिशा बदलेंगे। यह स्वीकार करना कमज़ोरी नहीं है, यह मैच्योरिटी है। एंडा अध्याय 43, एक साइलेंट ट्रेजेडी। एरिक रीस एक ऐसी साइलेंट ट्रेजेडी की तरफ इशारा करते हैं जो सिर्फ स्टार्टअप्स में नहीं, पूरी दुनिया में दिखाई देती है। आइडियाज़ की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, मेहनत करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। कमी है तो एक ऐसे सिस्टम की जो इन आइडियाज़ को सही दिशा में ले जाए। कितने लोग कहते हैं मेरा आइडिया बहुत अच्छा था लेकिन चल नहीं पाया। लेकिन कितने लोग यह पूछते हैं मैंने उसे टेस्ट कैसे किया, मैंने क्या सीखा, मैंने कितनी जल्दी गलत दिशा को पहचाना। यही अंतर है। एक अच्छा आइडिया अपने आप बिजनेस नहीं बनता, उसे लगातार टेस्ट करना पड़ता है, उसे कस्टमर के सामने रखना पड़ता है, उसके परिणामों को मापना पड़ता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे बदलना पड़ता है। अध्याय 34, लीन सिर्फ स्टार्टअप के लिए नहीं है। यह सोच सिर्फ टेक स्टार्टअप्स तक सीमित नहीं है। जहाँ भी अनिश्चितता है, जहाँ भी कुछ नया बनाया जा रहा है, जहाँ भी रिस्क है, वहाँ लीन सोच उपयोगी हो सकती है। यह स्टूडेंट्स के लिए हो सकती है, क्रिएटर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, टीचर्स के लिए, किसी भी ऐसे व्यक्ति या संस्था के लिए जो कुछ नया बनाने की कोशिश कर रही है। एक विद्यार्थी नई पढ़ाई की रणनीति टेस्ट कर सकता है। एक क्रिएटर अलग अलग तरह का कंटेंट बनाकर देख सकता है कि ऑडियंस किस पर बेहतर प्रतिक्रिया देती है। एक मैनेजर टीम के काम करने के तरीके में छोटा बदलाव करके उसका प्रभाव देख सकता है। एक शिक्षक नई टीचिंग मेथड को छोटे समूह में टेस्ट कर सकता है। हर जगह मूल सवाल एक ही रहेगा, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, और हमने क्या सीखा। अध्याय 35, लीन कल्चर। अकेले नहीं, साथ में सीखना। अब बात सिर्फ फाउंडर की नहीं है। अगर एक फाउंडर लीन सोचता है तो वह एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन अगर पूरी कंपनी लीन सोचती है तो पूरी संस्था सीखने लगती है। इससे फेलियर कम हो सकते हैं, लर्निंग तेज हो सकती है, इनोवेशन सस्ता हो सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, वेस्ट कम हो सकता है। लेकिन इसके लिए कल्चर बदलना पड़ता है। ऐसा कल्चर जहां बैड न्यूज़ छिपाई न जाए, जहां नंबरों से डर न लगे, जहां कोई कर्मचारी यह कह सके यह काम नहीं कर रहा और उसे सजा मिलने के बजाय यह पूछा जाए हमने इससे क्या सीखा। क्योंकि अगर हर व्यक्ति सिर्फ अच्छी खबर दिखाने की कोशिश करेगा तो कंपनी को वास्तविक समस्या का पता बहुत देर से चलेगा। एक लीन कल्चर में डेटा दुश्मन नहीं होता, डेटा दोस्त होता है। वह आपको वह दिखाता है जिसे शायद आप देखना नहीं चाहते, लेकिन वही जानकारी आपको सही दिशा में भी ले जा सकती है। अध्याय 36, कस्टमर को सुनना सीखो। एक कंपनी के लिए सबसे मुश्किल चीज़ों में से एक है यह मानना कि
हम गलत थे। फाउंडर के लिए यह और भी मुश्किल होता है, क्योंकि उसने अपना समय, पैसा और पहचान उस आइडिया के साथ जोड़ दी होती है। लेकिन अगर कस्टमर कुछ और बता रहा है तो आपको सुनना पड़ेगा। कस्टमर कहता है, यह प्रोडक्ट मेरे काम का नहीं। ईगो कह सकता है, कस्टमर समझ नहीं पाया। लेकिन लीन सोच पूछती है, हमने ऐसा क्या बनाया कि कस्टमर समझ ही नहीं पाया? यही फ़र्क है। जो कंपनी कस्टमर को सुन लेती है वह खुद को दोबारा बना सकती है, और जो कंपनी सिर्फ खुद को सुनती रहती है वह धीरे धीरे बाजार से कट सकती है। इसीलिए कस्टमर को सुनना एक बार का काम नहीं है। यह एक आदत है, एक कल्चर है, एक माइंडसेट है। और जो स्टार्टअप ये माइंडसेट बना लेता है वह सिर्फ सरवाइव नहीं करता, वह इवॉल्व करता है। अब कंपनी सीख रही है, ग्रोथ हो रही है, एडॉप्टेशन चल रही है। लेकिन एक आखिरी बड़ा सवाल बचता है, क्या इनोवेशन सिर्फ स्टार्टअप्स का काम है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लगातार इनोवेटिव रह सकती है? यहीं से हम इस पूरी यात्रा के अंतिम हिस्से की ओर बढ़ते हैं। अर्चीज अध्याय 27, लगातार इनोवेशन। एक बार सफल होना काफ़ी नहीं। अब तक हमने सीखा कि स्टार्टअप कैसे शुरू होता है, अपनी धारणाओं को कैसे टेस्ट करता है, डेटा से कैसे सीखता है, ज़रूरत पड़ने पर पिवट कैसे करता है और छोटे छोटे बैच में काम करके तेज़ी से कैसे आगे बढ़ता है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ स्टार्टअप के शुरुआती दिनों के लिए है? नहीं, यही पूरी सोच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि इनोवेशन का मतलब सिर्फ एक नया आइडिया लाना नहीं है। इनोवेशन का मतलब है लगातार सीखते रहना। एक कंपनी आज सफल हो सकती है और फिर भी कल असफल हो सकती है। मार्केट बदल सकता है, कस्टमर की ज़रूरत बदल सकती है, नई टेक्नोलॉजी आ सकती है, कोई प्रतियोगी बेहतर समाधान लेकर आ सकता है। इसलिए जो कंपनी सिर्फ आज की सफलता पर भरोसा करती है वह धीरे धीरे अपने ही पुराने मॉडल में फंस सकती है। लीन स्टार्टअप कहता है, सफलता को अंतिम मंजिल मत समझो, उसे अगला एक्सपेरिमेंट शुरू करने का आधार समझो। आमोम अध्याय 38, सफल कंपनियों का सबसे बड़ा खतरा। जब कोई कंपनी छोटी होती है तो उसके पास खोने के लिए बहुत कम होता है, इसलिए वह एक्सपेरिमेंट कर सकती है, छोटे फैसले ले सकती है, कस्टमर से बात कर सकती है, गलतियां कर सकती है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है उसके साथ सिस्टम, प्रक्रियाएं, नियम और अलग अलग विभाग जुड़ते जाते हैं। फिर वही चीज़ जो कंपनी को स्थिर बनाती है कभी कभी उसे धीमा भी कर सकती है। मीटिंग्स बढ़ती हैं, अनुमतियां बढ़ती हैं, प्रक्रियाएं बढ़ती हैं, और अंत में एक छोटा सा बदलाव करने में इतना समय लग सकता है कि जब तक वह बाजार तक पहुंचे तब तक बाजार ही बदल चुका हो। यही कारण है कि बड़ी कंपनियों को भी स्टार्टअप की तरह सीखते रहना पड़ता है। उन्हें अपने अंदर एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है जहां छोटे स्तर पर प्रयोग किए जा सकें, जहां टीम सवाल पूछ सके, जहां डेटा के आधार पर फैसले लिए जा सकें, और जहां गलत साबित होना अपराध न माना जाए। अध्याय 29, इनोवेशन को सिस्टम बनाइए। अगर इनोवेशन सिर्फ किसी एक व्यक्ति की प्रतिभा पर निर्भर है तो वह लंबे समय तक नहीं टिकेगा। एक व्यक्ति नया आइडिया दे सकता है, लेकिन लगातार इनोवेशन के लिए एक सिस्टम चाहिए। उस सिस्टम में कुछ बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए। स्पष्ट हाइपोथेसिस, छोटे एक्सपेरिमेंट, मापने योग्य मैट्रिक्स, तेज़ फीडबैक और परिणाम के आधार पर निर्णय, यानी वही प्रक्रिया जो हमने पहले देखी, बिल्ड, मेजर, लर्न। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब यह किसी एक प्रोडक्ट के लिए नहीं बल्कि पूरी कंपनी की सोच बन जाती है। हर टीम पूछ सकती है, हम क्या मान रहे हैं, इसे टेस्ट कैसे करेंगे, सफलता कैसी दिखेगी, अगर परिणाम अलग आया तो हम क्या बदलेंगे। जब ये सवाल कंपनी की आदत बन जाते हैं तब इनोवेशन किसी अचानक आने वाले आइडिया का नाम नहीं रहता, वह रोज़मर्रा के काम करने का तरीका बन जाता है। अध्याय 40, स्टार्टअप की सबसे बड़ी संपत्ति, सीखने की गति। आपके पास पैसा हो सकता है, बेहतरीन टेक्नोलॉजी हो सकती है,
बहुत बड़ी टीम हो सकती है, लेकिन अगर आपकी कंपनी सीखने में धीमी है तो ये सभी चीज़ें पर्याप्त नहीं हैं। दूसरी तरफ, अगर आपकी टीम तेज़ी से सीखती है तो कम संसाधनों के बावजूद आप मजबूत स्थिति बना सकते हैं, क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट आपको कुछ सिखाता है। हर फेलियर आपको एक गलत रास्ते से दूर कर सकता है। हर कस्टमर बातचीत आपकी समझ बढ़ा सकती है, और हर डेटा पॉइंट आपकी अगली चाल को बेहतर बना सकता है। इसलिए असली प्रतिस्पर्धा सिर्फ यह नहीं है कि कौन बेहतर प्रोडक्ट बना रहा है। कई बार असली प्रतिस्पर्धा यह होती है, कौन तेज़ी से सीख रहा है। अगर आपका प्रतियोगी आपसे ज़्यादा तेज़ी से यह समझ रहा है कि कस्टमर क्या चाहता है, तो धीरे धीरे वह आपको पीछे छोड़ सकता है। इसीलिए लीन स्टार्टअप में और लर्निंग वेलोसिटी मन इतनी महत्वपूर्ण है। एनजी अध्याय 48 एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोफेशन है। एरिक रीस एक महत्वपूर्ण विचार की ओर इशारा करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप को सिर्फ एक जुनून की तरह नहीं देखना चाहिए, इसे एक मैनेजमेंट डिसिप्लिन्स की तरह भी समझना चाहिए। क्योंकि जब आप एक स्टार्टअप चला रहे हैं तो आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बना रहे, आप एक ऐसी संस्था चला रहे हैं जो अनिश्चितता में निर्णय ले रही है। आपको यह तय करना है कि कहाँ पैसा लगाना है, किस फीचर को बनाना है, किसे रोकना है, किसे हायर करना है, किस मार्केट को चुनना है, कब पिवट करना है, कब टिके रहना है। और इन सभी फैसलों के बीच एक सवाल लगातार मौजूद रहता है, हमने क्या सीखा? यही सवाल एंटरप्रेन्योरशिप को एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस में बदल देता है। अध्याय 45 लीन स्टार्टअप का अंतिम चक्र। अब पूरी प्रक्रिया को एक बार फिर देखिए। सबसे पहले आपके पास एक अनंत विजन मन है। आप मानते हैं कि कोई समस्या वास्तविक है और उसका समाधान बनाया जा सकता है। फिर आप अपनी सबसे महत्वपूर्ण धारणाओं को पहचानते हैं। आप उन्हें टेस्ट करने के लिए छोटा प्रयोग बनाते हैं। फिर बिल्ड, आप कुछ बनाते हैं। फिर मेजर, आप देखते हैं कि वास्तविक दुनिया में क्या हुआ। फिर लर्न, आप डेटा और फीडबैक से सीखते हैं। अब आपके सामने फैसला आता है, पिवट या परसिवियर। अगर दिशा सही है तो आगे बढ़िए, अगर नहीं तो रणनीति बदलिए। फिर दोबारा प्रयोग कीजिए, फिर दोबारा मापिए, फिर दोबारा सीखिए, और यह चक्र लगातार चलता रहता है। यही है कंटिन्यूअस इनोवेशन। है नहीं है? अध्याय 43 आपका विजन, आपकी जिम्मेदारी। अंत में वापस उसी कमरे में चलते हैं। रात के 2 बज रहे हैं। लैपटॉप की स्क्रीन अभी भी जल रही है। वही युवा अपने आइडिया के साथ बैठा है, लेकिन अब उसके पास सिर्फ सपना नहीं है, अब उसके पास एक तरीका है। उसे पता है कि उसे सब कुछ एक साथ बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसे पता है कि हर असम्पशन को टेस्ट किया जा सकता है। उसे पता है कि कस्टमर की प्रतिक्रिया उसके ईगो से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसे पता है कि डेटा को इग्नोर करना आसान है लेकिन महंगा है। उसे पता है कि फेलियर अंत नहीं है। अगर उसे लर्निंग मिल जाए तो वही फेलियर अगली सफलता की नींव बन सकता है। और उसे यह भी पता है कि अगर रास्ता गलत हो तो पिवट करना कमज़ोरी नहीं है, यह सीखने की निशानी है। अब वह खुद से एक अलग सवाल पूछता है, मैं कितना बड़ा प्रोडक्ट बना सकता हूँ? नहीं, वह पूछता है, मैं सबसे कम मेहनत में सबसे महत्वपूर्ण क्या सीख सकता हूँ? और यही सवाल पूरी कहानी बदल देता है। कर्सी अध्याय 44 आखिरी सीख, तेज़ी से नहीं, सही दिशा में आगे बढ़ो। दुनिया आपको लगातार तेज़ बनने के लिए कहती है, ज़्यादा काम करो, ज़्यादा फीचर्स बनाओ, ज़्यादा मार्केटिंग करो, ज़्यादा पैसे लगाओ। लेकिन लीन स्टार्टअप एक अलग सवाल पूछता है, क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं? क्योंकि अगर दिशा गलत है तो स्पीड आपकी मदद नहीं करेगी। आप जितनी तेज़ी से दौड़ेंगे उतनी तेज़ी से गलत जगह पहुंचेंगे। इसीलिए पहले सीखिए, फिर बढ़िए। पहले टेस्ट कीजिए, फिर स्केल कीजिए। पहले समझिए कि कस्टमर क्या चाहता है, फिर उसके लिए ज़्यादा बनाइए। और सबसे महत्वपूर्ण, ऐसी चीज़ को बहुत अच्छी तरह बनाने में अपनी ज़िंदगी मत लगा दीजिए जिसे कोई चाहता ही नहीं। छोटा शुरू कीजिए, सच सुनिए, डेटा देखिए, ज़रूरत पड़े तो बदल जाइए और फिर दोबारा शुरू कीजिए।
क्योंकि स्टार्टअप की असली ताकत इस बात में नहीं है कि उसके पास हर सवाल का जवाब है। उसकी असली ताकत इस बात में है कि वह 40 सवालों के जवाब तेजी से खोज सकता है। यही लीन स्टार्टअप का सार है। बिल्ड, मेजर, लर्न, पिवट, परसिवियर और फिर दोबारा। क्योंकि लगातार इनोवेशन का मतलब है कभी यह मानकर न बैठना कि अब आपको सब पता है। हमेशा अगला सवाल होगा, हमेशा अगला प्रयोग होगा, हमेशा कुछ नया सीखने को होगा। और शायद यही एक सफल स्टार्टअप और एक असफल स्टार्टअप के बीच सबसे बड़ा अंतर है। एक अपनी धारणाओं को सच मानकर बैठ जाता है, दूसरा उन्हें लगातार टेस्ट करता रहता है। अब जब आप इस किताब की पूरी यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हैं तो संदेश बहुत सरल दिखाई देता है। अंधी मेहनत मत कीजिए, स्मार्ट लर्निंग कीजिए, अनीगो से नहीं डेटा से निर्णय लीजिए, फेलियर से मत भागिए, न्यूज़ से सीखिए, और जब ज़रूरत हो दिशा बदलने से मत डरिए। क्योंकि अंत में सबसे सफल वही नहीं होता जो कभी गलत नहीं हुआ। सबसे सफल वह हो सकता है जो गलत होने का पता सबसे जल्दी लगा ले और फिर उस सच्चाई का इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाए। यही है शन शिन द लीन स्टार्टअप पान की सबसे बड़ी सीख।